हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। और आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइस की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अप्रैल मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इंटरनेशनल रिलेशन कल हम लोग देख रहे थे, तो इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक तो मेडिकल डिप्लोमेसी देखे थे, और सेकंड यहाँ पे कलेक्टिव एक्शन देखे थे कि कोविड के टाइम पे कैसे यहाँ पे सारे कंट्रीज़ जो है एक दूसरे का हेल्प कर रहे हैं। थर्ड, आज हम लोग डिटेल में WHO के बारे में देखने वाले हैं। और फोर्थ हम लोग यहाँ पे देखेंगे ट्रांसबाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट। लेकिन इससे पहले कल मैं कुछ क्वेश्चंस पूछी थी, उसके आंसर्स आप लोग ने दिए नहीं है, तो आज भी आप लोग के लिए वही क्वेश्चंस है। मैं कोई न्यू क्वेश्चंस आज फ्रेम नहीं की हूँ, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन नहीं दोगे तो फिर मैं यहाँ पे आंसर नहीं दोगे तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी फ्रेम नहीं करूँगी। क्योंकि मैं अगर मेहनत करती हूँ तो आप ही लोग के लिए करती हूँ। अगर आप लोग को इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट बोल सकते हो मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं मेहनत नहीं करूँगी कि आप लोग के लिए क्वेश्चंस बना के लाऊँ। तो क्वेश्चंस बनाती हूँ तो प्लीज़ उसका आंसर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग आंसर नहीं दोगे तो आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सुन लीजिएगा, ठीक है, बार बार रिविजन कीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा। लेकिन आंसर देने से क्या होता है ना कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं सेट हो जाती है। तो प्लीज़ ट्राई टू गिव द आंसर इन कमेंट बॉक्स। इतनी सिंपल चीज़ तो और सिंपल क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ। कुछ बच्चे की कंटिन्यूटी रहती है, लेकिन कुछ बच्चे की कंटिन्यूटी नहीं रहती है। एक लेसन में आंसर देंगे, दूसरे लेसन में गायब, तीसरे लेसन में आंसर देंगे, फिर 4-5 दिन गायब। ऐसे भी आप लोग अगर स्टडी कर रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप लोग को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, क्योंकि आप लोग जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। ये चीज़ जब तक आप लोग नहीं समझोगे फिर आप लोग को प्रॉब्लम होने वाली है। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ गया। हम लोग तो सारे सारे सब कुछ पढ़े थे, लेकिन क्वेश्चंस कहाँ से आ गया। तो पढ़ना ही सिर्फ सॉल्यूशन नहीं होता है, कैसे पढ़ रहे हो, उस चीज़ को कितना याद रख रहे हो, ये सॉल्यूशंस होता है। ओके, चलिए आइए फिर एक बार क्वेश्चंस देख लीजिए। जिसने भी नहीं दिया है, आई होप कि आप लोग आंसर दोगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट है कि एट प्रेजेंट आपको बतानी है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अलावा आप लोग को बतानी है कि स्केड्यूल एरिया हमारे कंट्री में किस किस स्टेट को ये डिक्लेयर किया गया है। सेकंड आपको बताने कि किस आर्टिकल के तहत ये कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ पे प्रमोट कर सकती है अगर उनको लगता है कि कोई स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है कोई भी वीकर सेक्शन को, वो भी किस किस बेसिस पे, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। साथ ही पर्टिकुलरली यहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रखा गया है कि उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है सोशल इनजस्टिस से और सारे फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से। तो ये बतानी है कि ये चीज़ जो है आपका कहाँ मेंशन किया गया है। क्या ये फंडामेंटल राइट में है, क्या ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है, क्या ये DPSP में है। तो इतना भी मैं हिंट दे दी, अब तो आप लोग जो है अंदाज़ा लगा सकते हो। थर्ड आपको बतानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपकी केस है। आप लोग डायरेक्टली आंसर राइटिंग में लिख सकते हो। BPSC की मेंस जो 65th की होने वाली है वो आपकी डिक्लेयर हो चुकी है डेट। नेक्स्ट मंथ से 25 जुलाई से आपकी एग्ज़ाम है। तो इस तरीके का आप लोग जो है वहाँ पे आंसर में कोड ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। तो जनरल सिंह वर्सेस लछामी नरेन गुप्ता के बारे में आपको बताना है। फोर्थ है कि यहाँ पे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड ये है क्या, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। कुछ भी याद आता है तो आप लोग लिखिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि आप लोग को एकदम कॉपी पेस्ट कर देनी है, नहीं। कुछ भी याद आ रहा है अपने शब्दों में लिखना, तो पहले आप लोग को एक ट्राई करना चाहिए ना, प्रैक्टिस कीजिए, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। धीरे धीरे आप लोग ना उस चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कर ही लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करने वाले हैं हम लोग रोल ऑफ WHO, लेकिन इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोग के लिए। सबसे पहला ये है कि BPSC के लिए यहाँ पे मैं टेस्ट सीरीज़ चलाने वाली हूँ मेंस के लिए, ठीक है, क्योंकि 65th होने वाली है। तो यहाँ पे आपकी कुछ फ्री की मेंस की टेस्ट सीरीज़ होगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं UPSC की भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेंस की प्रिपरेशन भी आप लोग को अभी ही कर लेनी है, क्योंकि प्रीलिम्स निकल जाने के बाद टाइम इस बार बहुत कम दिया गया है। तो वो भी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो अगर आप लोग की कोई और सजेशंस होगी तो आप लोग बताइएगा। मेंस टेस्ट सीरीज़ होगा, आप लोग यहाँ पे आंसर लिख के और अपने आंसर को मुझे भेज भी सकते हो, और यहाँ से आपको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको बताया भी जाएगा कि आपके आंसर में कहाँ पे कमी है, आपको किस तरीके से और भी ज़्यादा अपने आंसर को और ज़्यादा फ्लरिश करना है और ज़्यादा बेटर बनाना है। तो ये सारे सजेशंस हमारी तरफ से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक सजेशन है, देखती हूँ अभी कुछ दिन लगेगा, मुझे 1-2 दिन दे दीजिए, उसके बाद मैं लॉन्च कर दूँगी ये सीरीज़ भी। चलिए रोल ऑफ WHO की देखती हूँ। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे एक एलिगेशन लगा है कोर्स ऑफ एक्शंस को लेकर, जो कि WHO के द्वारा परस्यू किया गया था कोविड-19 पैंडेमिक में। ये जो डेवलपमेंट्स है ये आप देखोगे कि यहाँ पे सस्पेक्ट लगाया जा रहा है चाइना का इन्फ्लुएंस, क्योंकि आप लोग को पता है कि जो यहाँ पे कोरोना वायरस की केसेस है, कोरोना वायरस जब इसको आपका जो है पेंडेमिक इसको घोषित किया गया है WHO के द्वारा, लेकिन ये पेंडेमिक करने के पीछे भी जो है ना WHO का ही रीज़न है, ऐसा बताया जा रहा हाथ है। और इसके पीछे जो इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है ये चाइना का इन्फ्लुएंस दिया जा रहा है, क्योंकि चाइना के यहाँ जब ये वायरस फैली थी तो चाइना ने जो है
सच्चाई छिपाया था। और इसके बाद भी जो है ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो डब्ल्यूएचओ को रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे सीरियसनेस नहीं दिखाया और डब्ल्यूएचओ ने इसको जो है इस डिज़ीज़ को किसी भी तरीके से सीरियसनेस जैसा नहीं लिया। लेकिन बहुत ज़्यादा जब ये डिज़ीज़ आपका दूसरे कॉन्टिनेंट में भी फैलता गया, इटली यूरोप में भी देखने को मिला, तब जाके है डब्ल्यूएचओ की आँख खुली। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक्यूज़ है, यानी कि डब्ल्यूएचओ के ऊपर ये आरोप लगाया गया है। तो डब्ल्यूएचओ अब इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ चुका है और आप लोग को पता है कि जब से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हैं घर पे, तब से डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रही है। तो ओरिजिन कहाँ से ये निकल कर आई? डब्ल्यूएचओ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1948 में और ये यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी की जैसा इसको यहाँ पे आपका फॉर्म किया गया था। जो यहाँ पे आप लोग देखो कि कोई भी डिजीज़ का जो स्प्रेड होने का पोटेंशियल है, तो ये आपका जो है पोटेंशियल क्यों है, कैसे कोई डिजीज़ आपका स्प्रेड होता है? ग्लोबलाइजेशन के कारण ना आज जो हम लोग देख रहे हैं कि हर एक स्टेट में कोई भी ऐसी कॉन्टिनेंट और कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची है जहाँ पे कोविड-19 का आपको केस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्यों हो रहा है ग्लोबलाइजेशन? क्यों? क्योंकि लोग जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, तो इसलिए भी है। मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अर्बनाइजेशन है, लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर अर्बन क्षेत्रों में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक ज़रूरत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करना, जिससे कि यहाँ पे इंटरनेशनल जो हेल्थ कॉपरेशन है वो यहाँ पे एक्सपेंड हो सके। डब्ल्यूएचओ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ में 3 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें कि सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है। इसमें आप देखोगे कि सबसे सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जिसमें सारे मेंबर स्टेट होते हैं और वो यहाँ पे पॉलिसी को डिटरमाइन करते हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पे बनना चाहिए। सेकेंड है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, यहाँ पे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि किस तरीके से डब्ल्यूएचए की यहाँ पे डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना है, वो चीज़ें एग्जीक्यूटिव बॉडी के द्वारा, बोर्ड के द्वारा देखा जाता है। थर्ड है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट आपका हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल और इनकी जो फंक्शंस हैं वो डब्ल्यूएचओ की एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्निकल ऑर्गन जैसा है। साथ ही साथ यहाँ पे ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे इन सारे एक्टिविटीज़ को इंप्लीमेंट करना है। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ को जो फंड किया जाता है वो एक सिस्टम ऑफ असिस्ट है और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है। एक असिस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है? असिस्ट कंट्रीब्यूशंस होता है कि यहाँ पे पेड किया जाता है जितने भी यहाँ पे मेंबर स्टेट है डब्ल्यूएचओ के, और इसको कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि कंट्रीज़ की जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, जीएनपी है और पॉपुलेशन है, उसके बेसिस पे देखा जाता है कि वो कंट्री जो है कितना यहाँ पे पेड कर रही है, यानी कि असिस्ट कंट्रीब्यूशन है। असिस्ट करके असिस्ट है, यानी कि जितने भी यहाँ पे मेंबर स्टेट है उनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। सेकंड है कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, यानी कि ये जो एक अमाउंट है ये वॉलेंट्री पे किया जाता है दूसरे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज या फिर इंडिविजुअल या फिर एनजीओज या फिर मेंबर स्टेट के द्वारा। तो ये दो तरीके का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। साथ ही यूएस जो है वो डब्ल्यूएचओ का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है और यहाँ पे जो पे किया गया है यूएसए के द्वारा वो $893 मिलियन तक का पे किया गया, दोनों फॉर्म में, असिस्ट कंट्रीब्यूशन में भी और वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में भी। तो ये चीज़ समझने का कोशिश कीजिए, ये 2019 की डेटा है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है कि डब्ल्यूएचओ की अगर हम लोग देखें कि अथॉरिटी है जिससे कि यहाँ पे चैलेंज गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे जो है गवर्नमेंट अपने सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज कर सकती है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का क्या काम है कि डिजीज़ से इवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन है तो वो यहाँ पे कलेक्ट कर सकती है नॉन गवर्नमेंटल सोर्सेज से भी, और वेरिफिकेशंस भी ले सकती है गवर्नमेंट से कि कोई भी अगर डिजीज़ फैल रहा है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, और अगर ज़रूरत होगा तो ये इन्फॉर्मेशन जो है दूसरे स्टेट को भी पहुँचाया जाएगा। सेकंड है कि डब्ल्यूएचओ जो डायरेक्टर जनरल है वो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, वो भी इंटरनेशनल कंसर्न को लेकर। थर्ड है कि डब्ल्यूएचओ जो है इनके पास अथॉरिटी है कि कोई भी ज़रूरत है, यानी कि रिक्वायरमेंट है जिसमें कि स्टेट पार्टी जो है वो एक साइंटिफिक और पब्लिक हेल्थ जुरिस्डिक्शंस जो है, जस्टिफिकेशंस जो है वो ट्रेड और ट्रैवलर रिस्ट्रिक्शंस के लिए यहाँ पे आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ का ये भी हक है कि हेल्थ को यहाँ पे प्रायोरिटी रखते हुए वो कोई किसी भी तरीके की ट्रेड और जो ट्रैवल है उसमें रेस्ट्रिक्शंस पुट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ज़रूरत है कि हम लोग ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें जब यहाँ पे किसी भी डिजीज़ इवेंट को मैनेज किया जाता है, जो कि डब्ल्यूएचओ इसको लीड कर रही है। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस है जिसमें कि डब्ल्यूएचओ को देखना पड़ता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि ऑल टाइम जो है डब्ल्यूएचओ की क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे क्यों इनकी बुराई इतना ज़्यादा होती है, क्रिटिक्स बहुत ज़्यादा क्यों होती है? फर्स्ट रीज़न है कि लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस। आप लोग देखोगे कि ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हेल्थ को यहाँ पे देखती है। कोई भी अगर कंट्री में हेल्थ आपकी डिजीज़ आपकी फैलती है तो उसको लेकर प्रिपेयर किया जाता है डब्ल्यूएचओ के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसमें आपका प्रिपरेशन अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। एक रिसर्च पेपर के द्वारा जो कि 2007 में था, उसमें ये वार्न किया गया था कि यहाँ पे जो नेचर है वायरस का, और जो कि चाइनाज़ में ये रैपिड अर्बनाइजेशन के कारण बहुत ज़्यादा ये बढ़ते जा रहा है, तो उसको देखना है। साथ ही एक्जॉटिक एनिमल्स होता है, वहाँ पर आप लोग देखते हो कि कच्चे एनिमल्स बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, उसको देखना है। साथ ही यहाँ पर जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड होता है उसको भी यहाँ पर टैकल करना है, तो उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया गया था। तो
यानी कि रिसर्च पेपर से भी ये भी पता चला है कि इतने सारे जो प्रॉब्लम है उसको WHO ने यहाँ पे सीरियसनेस से नहीं लिया। 2015 की अगर बात करें तो कोरोना वायरस फैमिली ऑफ डिजीज़ जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था कि इसको लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में इंक्लूड करना चाहिए और एक अर्जेंट रिसर्च और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। साथ ही इसको जो है प्राइमरी कंटेंडर जैसा रखा गया था कि कोई भी इमर्जिंग डिजीज़ है उसी के जैसा एक कॉज यहाँ पे कोरोना वायरस जो है एक कॉज है, मेजर एपिडेमिक का यहाँ पे कॉज हो सकता है। साथ ही ये असेसमेंट जो है फिर से रिटिएट किया गया था आपका WHO के 2018 के जो एनुअल रिव्यू थी उसी के द्वारा भी ये देखा गया था और इसको कहा गया था कि इसको प्रायोरिटाइज डिजीज़ में आपका इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन आप लोग समझ सकते हो कि इतना बार वार्न किया गया यहाँ पे WHO को कोरोना वायरस को ही लेकर, लेकिन अब तक इसकी जो है किसी भी तरीके का प्रिपरेशन नहीं देखने को मिला। सेकेंड रीज़न बताया जा रहा है कि डिले है डिक्लेरेशन करने में। सबसे पहले आप लोग जो है अभी मैं जो बताई वही चीज़ है कि यहाँ पे आप लोग का अनएक्सप्लेन्ड डिले है, यानी कि क्यों डिले हुआ इतना देर से, WHO ने क्यों बताया कि यहाँ पे आपका पेंडेमिक होने जा रहा है ये कोविड-19, इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। बहुत सारे गवर्नमेंट है जो कि वर्ल्ड के जो कि यहाँ पे WHO में रीच आउट किए हैं और वो ये एडवाइजरी जैसा, बट WHO जो इमरजेंसी कमेटी है वो ये स्प्लिट हो गई वेदर टू डिक्लेयर अ ये आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न और नॉट। मतलब कि इस तरीके से WHO का भी ये कहना था, लेकिन WHO की जो इमरजेंसी कमेटी है वो भी इस चीज़ पे बैठी हुई थी, ये इस चीज़ का वेट कर रही थी कि क्या ये सही टाइम है जिसमें कि ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न के लिए। साथ ही साथ आप देखोगे कि WHO जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डिले कर दिया इसको डिक्लेयर करने में, पैंडेमिक डिक्लेयर करने में। अगर ये पैंडेमिक पहले ही डिक्लेयर हो जाता तो सारे स्टेट जो है, सारे अपने कंट्रीज जो है अपने हिसाब से वो लोग भी एक होता है ना कि सोल्यूशन लेकर आते। जैसे कि यहाँ पे पैंडेमिक डिक्लेयर होने के बाद ही जो है हर जगह आपको लॉकडाउन देखने को मिला, क्वारंटीन देखने को मिला, तो इस तरीके का काम भी करने लगे, लेकिन ये बहुत देर से WHO के द्वारा दिया गया था। साथ ही इन डिसीजन इन विजिटिंग चाइना, WHO जो है ना किसी भी तरीके की अर्जेंसी नहीं दिखाती है कि वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम चाइना को भेजे। यानी कि पहले भी इस तरीके का कोरोना वायरस चाइना में निकल चुका था, अभी भी निकला था, तो यानी कि चाइना का डेटा छुपा भी रही है, चाइना इतना देर से बता भी रहे हैं, तो चाइना में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भेजना चाहिए जिससे कि पता करना चाहिए कि कब से ये आपका डिजीज़ निकल कर आया, कब से जो है ये एनिमल से ह्यूमन में फैला, कब से कितने लार्ज नंबर पे ये फैला गया। तो इन्वेस्टिगेशन तो करना चाहिए ना, लेकिन WHO के द्वारा ये इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। एक जॉइंट WHO चाइनीज़ टीम जो है वो वुहान गए थे, सिर्फ कब गए थे तो मिड फरवरी में गए थे। ओके, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि ताइवान का एक्सक्लूजन है। चाइना जब से यहाँ पे एसिड किया है यूनाइटेड नेशन में 1971 से, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक किया जाता है ताइवान को कि वो WHO के मेंबरशिप ले। और किस बेसिस पे? क्योंकि डेमोक्रेटिकली गवर्नड आइलैंड है, यानी कि ऐसा चाइना ये बताता है कि ताइवान जो है अब ये चाइना के अंदर ही आता है, तो ताइवान को अलग से जो है मेंबरशिप लेने का ज़रूरत नहीं है WHO का। तो WHO जो है यहाँ पर सपोर्ट कर रही है वन चाइना प्रिंसिपल को, और ये अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, उसके बाद डिले है एक्नॉलेज करने में ह्यूमन टू ह्यूमन जो ट्रांसमिशंस हो रहा है वायरस का। पहले तो ये देखा गया कि ये एनिमल से वायरस आपका जो है ह्यूमन में जा रहा है, जिसको जेनेटिक डिजीज़ भी कहते हैं, लेकिन जब ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने लगा तो इसको भी देखने में, इसको भी डिक्लेयर करने में काफ़ी ज़्यादा डिले कर दिया गया। फर्स्ट केस आप देखोगे ये आपका चाइना के बाहर अनाउंस हुआ था, चाइना में अनाउंस नहीं हुआ था। और डिस्पाइट द फैक्ट ताइवान जो है वो WHO को भी वार्न किया था, वो भी कब, तो दिसंबर के अर्ली में, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर 2019 में भी ताइवान के द्वारा ये वार्न किया गया था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, बट इसको भी एक्नॉलेज नहीं किया गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे इंडोर्स भी नहीं किया गया, यानी कि ट्रेड और जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस है उसको भी नहीं रोका गया, क्योंकि जो ट्रेड हो रहा था, जो ट्रैवल हो रहा था वो तो हो ही रहा था। जब भी आप लोग देखोगे कि 2019 के दिसंबर में जो है चाइना में ये आपका एक्सप्लोड हुआ कि इस तरीके से वायरस से फैल रहा है, लेकिन उतने बीच में आप लोग को पता है एक दिन में कितने लोग जो है ट्रैवल करते हैं, कितना ज़्यादा लोग जो है इन आउट करते हैं अपने कंट्री से। तो इस बेसिस पे आपका ये जो वायरस है ये कितने मास नंबर पर फैल चुका होगा, और उसी की ये रीज़न है, इतना देर से ये बताया गया और यहाँ पर ट्रेड और ट्रैवल को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं किया गया। यही एक कारण है कि पूरे तरीके से ये जो है हर एक कॉन्टिनेंट को अपने चपेट में ले लिया। उसके बाद यहाँ पे लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का भी यहाँ पे आरोप लगाया गया है। ये भी बताया जा रहा है कि जो आज की डेट पे WHO के डायरेक्टर जनरल है जो कि अपने इलेक्शन जीते हैं ना, तो उसके पीछे चाइना का हाथ है, ये भी बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि WHO का जो भी काम होता है, जो भी मूव्स होता है, उसमें चाइना उसको डायरेक्ट करता है। तो यही बात निकल कर आ रहा है कि चाइना में इस तरीके का पैंडेमिक आपका हो चुका था, वायरस आपका फैल चुका था, लेकिन चाइना ने डिले कर दिया WHO को ये बताने में, या फिर WHO को बताया होगा तो WHO जो है ये इसको छुपाने की कोशिश कर रहे थे, रोकने का कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ये केसेस इतना ज़्यादा बढ़ते गया, अनकंट्रोल हो चुका था, हर एक जगह आपका ये फैल चुका था, जिससे कि WHO को ये फाइनली बात करना ही पड़ा, इस वायरस के बारे में बाहर निकल के आना ही पड़ा। तो ये भी बात बताया जा रहा है।
अब देखते हैं कि आर्गूमेंट क्या किया जा रहा है, यानी कि ये जो क्रिटिक्स है, क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ WHO का, तो इसके में आपका इसके अगेंस्ट में आर्गूमेंट क्या है। सबसे पहला है कि लैक ऑफ कैपेसिटी है WHO के पास। आज की डेट में अगर आप देखोगे तो WHO के पास जो फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ है ना, वो बहुत ही कमी है। दूसरा है कि यहाँ पे एलाइज्ड है, जियो पॉलिटिक्स देखने को मिलता है कुछ इश्यूज़ के ऊपर, यानी कि बिगिनिंग से ही, जब से आपका WHO आपका एग्जिस्टेंस में आया, तब से स्टार्टिंग से ही कुछ कंट्रीज़ जो है ना अपने जियो पॉलिटिक्स टर्म्स में इसको एपिडेमिक बनाई है और चाइना को ब्लेम कर रही है ट्रेजिडी के लिए। जो मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ है कोविड में वो यूनाइटेड स्टेट है, साथ ही यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो कि यहाँ पे लार्जली फंड करती है WHO को। इनफैक्ट जो WHO है वो लार्जली अनएबल है कि वो यहाँ पे इन सारे एडवाइस को रख सके, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है ना वो यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेगी स्कूल को कि वो क्लोजर करे और अवॉइड करें ट्रैवल। यानी कि आप लोगों को ये पता है कि मिस्टर ट्रम्प जी कितना ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, वो तो बार बार न्यूज़ में ये भी बोल रहे थे ना कि वो लॉकडाउन नहीं करेंगे, ठीक है। इतना ज़्यादा केस ख़राब होते जा रहा था, उनके स्टेट में इतने ज़्यादा लोग जो है मरते जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि मैं लॉकडाउन नहीं करूँगा। तो 16 मार्च तक वो लॉकडाउन नहीं किए थे, तब कि उस समय तक केसेस बहुत बढ़ चुकी थी। तो ये US की भी गलती बताया जा रहा है। UK की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो है वो शिफ्ट कर ही रहे थे WHO की नॉर्म्स में, और खुद के स्ट्रैटेजी में जो है वो शिफ्ट करते ही जा रहे थे कि किस स्ट्रैटेजी को मानना चाहिए। जैसे कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी पढ़े थे। हर्ड इम्यूनिटी कहने का मतलब है कि अगर एक इंसान जो है कोविड-19 से अगर वो लड़ लिया, यानी कि इम्यूनिटी उनकी स्ट्रांग है, तो जिस कम्युनिटी में रह रहे तो धीरे धीरे वो भी उसको सिखा देंगे कि किस तरीके से आप लोग जो है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करके जो है यहाँ पे कोविड-19 से बच सकते हैं। तो यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे US और UK जिसका कॉन्ट्रीब्यूशन WHO में बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो कि केसेस भी बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ डेथ के मामले में भी US और UK बहुत आगे है। फिर भी आप लोग देखो कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इनके द्वारा यहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है कि चाइना ही इसका मेन रीज़न है, चाइना ही के कारण जो है ये इस तरीके का वायरस आपका फैला है। इवन यहाँ पे मिस्टर ट्रम्प तो ये भी कहते हैं कि ये चाइनीज़ वायरस है, वो कभी भी नहीं कहते कि ये वुहान वायरस है, कोरोना वायरस है, और नोवेल कोरोना है, कोविड-19 है, इतने सारे नाम है इसके, बट ये कभी भी इसको डेजिग्नेट ऐसे नहीं करते। साथ ही कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि साउथ कोरिया है, जर्मनी है, जिनका यहाँ पे एक्टिव आपको देखने को मिला होगा कि वो यहाँ पे स्प्रेड को रोकने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। वहीं आप लोग वैक्सीन की डेवलपमेंट में अगर बात करें तो WHO के एफर्ट्स है कि वो यहाँ पे कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके डेवलपमेंट को और ज़्यादा एडवांस करें। साथ ही यहाँ पे काउंटरिंग है मिस इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को पता है कि WHO की ना एक मिस इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ क्या रही थी, ये आपका जो है स्प्रेड हो रहा था, यही आप लोग कह सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट्स में। तो WHO के द्वारा ये बताया जा रहा था कि लॉकडाउन कब से कब तक होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि फेक इन्फॉर्मेशन आपका स्प्रेड किया जा रहा था, तो इसको काउंटर भी नहीं किया गया। वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना ये WHO के द्वारा फेस किया गया है, और इससे ग्लोबल रेपुटेशन WHO की और जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गई है। साथ ही WHO को रिफॉर्म की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फ्यू मंथ्स बैक उन्होंने अपने रिफॉर्म को अनाउंस भी किया था, जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये टाइम आ चुका है कि उनको इम्प्लीमेंट करके उनको फंक्शंस बेटर तरीके से करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमारी जो यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक हुई है, हम जो यहाँ पे बैठे हैं और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आसानी से बोल देते हैं कि WHO ने कुछ नहीं किया, तो ये हम लोग को नहीं बोलना चाहिए, ये हम लोग ऐसा नहीं करें, वैसा उनको काम करना होगा। साथ ही इंडिया को भी यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि वो यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, एक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है उस पर ट्रस्ट कर सके। इंडिया भी यहाँ पे अपॉइंट करेगी एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो कि WHO की है, और यहाँ पे वर्क कर सकते हैं, जिसके थ्रू ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो कोविड-19 के ब्रेक में हुआ है उसको ये मेंटेन कर सकते हैं। तो ये सारी यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताई जा रही है, बट थोड़ा और हम लोग देख लेते हैं। इनबॉक्स स्टोरीज़ भी और इनबॉक्स न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा दिया गया, तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। आज थोड़ी मेरी वॉइस थोड़ी ढीली लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि थोड़े से कफ एंड कोल्ड हो रखे हैं, ठीक है, तो अवॉइड कीजिएगा, ऐसा नहीं कि कोरोना हो गया ठीक है, तो ये सारा परेशान मत होइएगा। फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के बारे में, जिसको IHR भी यहाँ पे कहा जा रहा था। तो ये है क्या, ये रिप्रेजेंट करती है एक एग्रीमेंट जो कि आपको 196 कंट्रीज़ के बीच में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग सारे WHO मेंबर स्टेट्स से जो कि एक साथ वर्क करते हैं। IHR के थ्रू आप देखोगे तो कंट्रीज़ यहाँ पे एग्रीड होती है कि वो यहाँ पे कुछ कैपेबिलिटीज़ को भी बिल्डअप करेगी, जिसके थ्रू वो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ की इवेंट जो है उसको डिटेक्ट कर सके, एसेस कर सके और रिपोर्ट कर सके। WHO की बात करें तो वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, वो भी IHR में। साथ ही वो टुगेदर भी अपने पार्टनर्स के साथ भी यहाँ पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जिससे कंट्रीज़ को वो हेल्प करते हैं कि वो
अपनी कैपेबिलिटीज़ को वो यहाँ पे बिल्ड कर सकें। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी अगर हम लोग इंटरनेशनल कंसर्न की बात करें, क्योंकि ये जो आपका पेंडेमिक डिक्लेयर किया गया है, ये पेंडेमिक भी डिक्लेयर किया गया है इस कैटेगरी के तहत में। तो इसको डिफाइन किया जाता है कि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट जो कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पब्लिक हेल्थ रिस्क से रिलेटेड है, क्योंकि ये जो आपका कोरोना वायरस है इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का था, हमारे हेल्थ का था, हमारी जान का था। तो एक कंट्री का नहीं था, एक कॉन्टिनेंट का नहीं था, ये पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड का था। एक इंटरनेशनल कंसर्न को देखते हुए जो है ना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, और ये डिक्लेयर किया जाता है इस टॉपिक के अंदर। कुछ इंस्टेंसेस आप देख सकते हो जो कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, पहले भी कोई आउटब्रेक हुआ था, पहले भी कोई डिजीज़ थी जिसमें कि इसको डिक्लेयर किया गया था। तो पहला था H1N1, उसके बाद है इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक 2009 की, फिर यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका है और वेस्ट अफ्रीका की इबोला पेंडेमिक 2014 की, फिर जाइका वायरस आउटब्रेक जो 2016 की थी। तो इस समय भी ये जो है आपका पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न को डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट आते हैं, आप देखते हैं कि WHO के साथ इशू क्या क्या है, प्रॉब्लम क्या क्या है। हम लोग आर्गूमेंट तो देख लिए इसके फॉर में, इसके अगेंस्ट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये देखते हैं। सबसे पहला है कि डिफाइंड फंक्शंस की कमी है। यहाँ पे कोई भी सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें कि कॉम्प्रिहेंसिवली ये डिस्क्राइब करे कि यहाँ पे जो है कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें ऑब्लिगेशंस क्या होना चाहिए, उससे रिलेटेड जो है WHO की पावर क्या है, इस चीज़ को कहीं भी आपका डिफाइन नहीं किया गया है। एक कलेक्शन ऑफ आप डॉक्यूमेंट्स देखोगे, जैसे कि ट्रीटीज़ होती है, रेगुलेशंस होते हैं, जैसे इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, WHA रिजोल्यूशंस है, ये सारे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका जो है यही सारे डॉक्यूमेंट है, लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट में आपका कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। सेकंड है कि रिकमेंडरी पावर है। WHO की जो अथॉरिटी है ना, ये रिकमेंडेटरी इन नेचर है, यानी कि रिकमेंड कर सकती है कि सारे कंट्रीज़ को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, होता है ना कि रिकमेंड कर सकती है, और ये सारे जो है जितने भी कंट्रीज़ है वो अपने यहाँ पे इसको इम्पोज कर सकते हैं। साथ ही आप देखोगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जैसा इसका काम नहीं है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या है ना कि यहाँ पे नो एबिलिटी टू बाइंड और सेक्शन इट्स मेंबर, यानी कि यहाँ पे आपका जो है कोई भी इस तरीके का एबिलिटी नहीं है कि वो अपने मेंबर्स को सैंक्शन कर सकते हैं या फिर उनको बाइंड कर सकते हैं। कैपेसिटी आप देखोगे कि यहाँ पे जो आउटब्रेक में काम करने का यहाँ पे कैपेसिटी है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैंडेमिक के टाइम में कि वो यहाँ पे सही तरीके से मेंबर स्टेट का सर्विलांस करे, मॉनिटरिंग करे, इवोल्यूशन करे, तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। साथ ही साथ इनमें जो है ना एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन की जैसा काम करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी पे रियलाइज़ होना चाहिए, साथ ही साथ रीजनल ऑफिसर्स पे भी। साथ ही यहाँ पे कमी क्या है, तो डायरेक्ट जो इंटरनेशनल रिस्पांस है ना इसकी यहाँ पे कमी है, लिमिटेड फंडिंग भी है। WHO की जो एनुअल ऑपरेटिंग बजट है उसमें आप देखोगे कि 2 बिलियन तक का $2 बिलियन जो है 2019 में थी, और ये इतना ज़्यादा कम है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो हॉस्पिटल है ना उससे भी कम यहाँ पे WHO की एनुअल इनकम है। साथ ही यहाँ पे डाइवर्सिफाइड भी है, आप देख सकते हो कि पब्लिक हेल्थ और रिसर्च प्रोजेक्ट में भी ये काम करती है WHO, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर WHO की फंडिंग देखें तो बहुत ज़्यादा कम यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट। तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। एक न्यू स्टडी हाईलाइट हुई है जिसमें कि चाइना के जो डैम है मेकोंग रिवर में उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और ये फ्रेश क्वेश्चंस निकल कर आ रहा है कि क्या ये डैम जो है दूसरे रिवर्स पे बिल्ड होना चाहिए कि नहीं, जो कि चाइना से ओरिजिनेट हो रही है। जैसे ब्रह्मपुत्र भी है, उसमें भी ये डैम बिल्ड किया जा सकता है, तो उसमें भी सिमिलरली जो है कुछ कंट्रीज़ को यहाँ पे इम्पैक्ट होगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। पहले देख लीजिए, ये मेकोंग रिवर है, मेकोंग गंगा कॉर्पोरेशन आप लोग जानते हैं, वो एक इसमें कि जहाँ से भी ये मेकोंग रिवर आपकी बहती है वो सारे कंट्रीज़ जो है उसके मेंबर हैं, लेकिन चाइना को छोड़ के। तो मेकोंग रिवर जो है आप देखो ये चाइना से ही फ्लो होती है। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग देखो कि म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये सारे, कंबोडिया, ये सारे कंट्रीज़ को लेते हुए ये आपका यहाँ पे डंप हो जाती है। ठीक है, तो कुछ स्टडी यहाँ पे शो करिए कि 6 डैम्स को यहाँ पे बनाया गया है जब से यहाँ पे न्यूज़ाडू डैम जो है कमीशन किया गया है 2012 में, तब से लेकर, और यहाँ पे अल्टर्ड किया जाता है, यानी कि जो भी रिवर है यहाँ पे मेकोंग रिवर है उसकी यहाँ पे जो नेचुरल फ्लो है ना उसको यहाँ पे बदला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपकी नेचुरल फ्लो है, ये आपका मेकोंग रिवर हो गया, लेकिन मान लीजिए कि मुझे इस एरिया में यहाँ पे चाइना का एरिया है और यहाँ पे डैम बनाना है, यहाँ पे डैम बना दिया गया, तो ये रिवर का क्या होगा ना कि इनके लिए एक अलग से आपका जो है रास्ता बना दिया जाएगा कि वो इस तरीके से फ्लो हो और इसमें फिर अपने जो रास्ते में वो मिल जाए। तो ये इनकी जो नेचुरल, ये इनकी जो है अल्टर्ड फ्लो है और ये इनकी नेचुरल फ्लो है। तो इस तरीके से रिवर्स को भी समटाइम्स प्रॉब्लम झेलने को मिलता है। अगर हम लोग सैटेलाइट डेटास के बेसिस में देखें जो कि 1992 से 2019 के बीच में, तो ये दिखाया जाता है कि जो एवरेज रेनफॉल है इससे ऊपर यहाँ पे आपका लैक ऑफ वाटर है लोअर मेकोंग में, यानी कि अपर मेकोंग में तो ठीक है, लोअर मेकोंग में यहाँ पे पानी की कमी देखने को मिलती है। इंडिया भी यहाँ पे लॉन्ग कंसर्न हो चुका है, वो भी डैम बिल्डिंग में, यानी कि ब्रह्मपुत्र वाले रीजन में भी जो डैम बनाया जाता है चाइना के
द्वारा, उससे रिलेटेड जो है इंडिया में भी कंसर्न हो चुका है। 2015 में आप देखोगे तो चाइना जो है अपनी फर्स्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जांगमू में यहाँ पे ऑपरेशन किया गया था इनके द्वारा, और 3 डैम जो है वो है डागू, जीगू और जेंछा, जो कि डेवलप किया गया था। ये जो आपका डिबेट रेज हो रहा है ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर मैनेजमेंट में, वो भी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, इंडिया के साथ। ओके, तो ये देखते हैं कि ट्रांस बाउंड्री जो वाटर मैनेजमेंट है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला है कि रिवर पे डिपेंडेंसी। आप लोगों को पता है कि ग्लोबली जो है मोर देन 260 रिवर बेसिन्स हैं जो कि शेयर किया जाता है 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के द्वारा, और 145 ट्रीटीज़ है जो कि इसके लिए एग्जिस्ट कर रही है। मोर देन 45% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो इंटरनेशनली जो है ये रिवर बेसिन्स को शेयर करती है। तो डिपेंडेंसी है हमारी रिवर के ऊपर, दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग को ज़रूरत है। सेकंड है कि पानी की कमी है, इंडिया में ही पानी की कमी नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड पानी की कमी वाली इशू आपको देखने को मिलेगा। इवन ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि जो वाटर स्कार्सिटी है ये वन ऑफ द टॉप बिगेस्ट सोशल और यहाँ पे इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसमें कि हम लोग को यहाँ पे 2050 तक 6% तक जीडीपी का लगाना पड़ेगा वाटर में। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है कि चेंजिंग क्लाइमेट, आप लोगों को पता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में ये बताया जा रहा है कि जो परसेप्शंस है, जिस तरीके से इकोसिस्टम हमारी चेंज हो रही है, नेशंस हमारी चेंज हो रही है, एक यूनिलैटरल एक्शंस ले रही है जिसके थ्रू रिसोर्स को यहाँ पे सिक्योर कर सके, टेरिटोरियल सॉवरेनिटी को यहाँ पे देखा जा रहा है। तो इससे ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पे वाटर से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। साथ ही इंडिया में आप देखोगे कि स्नो कवर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और ये क्या कर रही है कि इंडस, सतलज और जो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके फ्लोज को अफेक्ट कर रही है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, यानी कि तिब्बत से जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वहाँ से ये जो है उसको भी अफेक्ट कर रही है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्नो कवर जो है ये आपका बर्फ़ वगैरह पिघलेगा तो पानी की जो है ना मात्रा वो बढ़ जाएगी। आपका जो है ओवर रिवर्स में ये इसकी मात्रा, आपकी पानी की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है कि जो फ्लोज होती है ना उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। स्पिल ओवर इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। ट्रांस बाउंड्री जो वाटर कॉरपोरेशन है इसमें आपका स्पिल ओवर इफेक्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पर निकल के क्या आता है तो पॉलिटिकल टेंशन है, सिक्योरिटी है, कुछ और फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स भी है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम लेकर आती है। यानी कि ये जो वाटर है इसकी वाटर की कैसी यूज़ होनी चाहिए, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपका पॉलिटिकल टेंशन्स भी अराइज होता है। वैल्यू एडिशन से इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आप लोग को पता है कि अगर अच्छे तरीके से ट्रांस बाउंड्री मैनेज किया जाए रिवर को तो इससे कमर्शियली जो है इसको यूज़ किया जा सकता है और वैल्यू एडिशन हो सकती है। यानी कि जो भी कंट्रीज़ में आपकी इस तरीके से रिवर क्रॉस होती है वहाँ पर अगर रिवर का सही तरीके से ध्यान रखा जाए, यहाँ पर मैनेज किया जाए तो उससे इरीगेशन भी अच्छी होगी, डैम बिल्डिंग भी सही होगा, पावर जनरेशन भी अच्छी तरीके से हो पाएगा। सॉफ्ट पावर की अगर बात करें तो रिवर्स जो है ना वो यहाँ पे आपका इनसेपरेबल पार्ट है, यानी कि इसकी आइडेंटिटीज़, कल्चर और रिलीजियस परसेप्शंस, ये आप इसको कभी भी दूर नहीं कर सकते। डिफरेंट लोगों के लिए वो डिफरेंट होती है। जैसे गंगा रिवर है, कितने सारे स्टेट से बहकर निकलती है, हर एक स्टेट में हर एक जगह पे जो जो लोग उस नदी के किनारे रहते हैं उनकी जो मानना है, उनका जो आइडेंटिटीज़ है, उनका जो कल्चर है वो सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है कि नहीं। तो ये भी आप लोग नहीं इसको बदल सकते हो। कुछ मेजर इश्यूज देखते हैं जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर मैनेजमेंट में आपका इन्वॉल्व है। सबसे पहला क्या है कि अपर राइपेरियन यहाँ पे स्टेट्स के एडवांटेज। कुछ कंट्रीज़ है जैसे कि चाइना है तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर दिखाती है ट्रांस बाउंड्री रिवर को लेकर। चाइना को तो आपको पता है कि हर एक चीज़ में बहुत ज़्यादा पावर दिखाने का कोशिश करते हैं, जितना है नहीं उससे ज़्यादा ये दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका देखने को मिला है कि अपर राइपेरियन स्टेट जो है वो यहाँ पे लोअर राइपेरियन कंट्रीज़ को वो छोड़ देते हैं थर्सडी, यानी कि प्यासे ही छोड़ देते हैं। हिमालय की बात करें जिसको यहाँ पे वाटर टावर भी कहा जाता है साउथ एशिया का, तो बहुत सारे यहाँ पे इंडिया के जो नर्दर्न रिवर है वो तिब्बत में ही ओरिजिनेट होते हैं, और चाइना की टोटल कंट्रोल देखने को मिलता है तिब्बत में, जिससे कि क्या होता है कि हमारी जो वाटर हेजीमनी है उसमें ये प्रॉब्लम निकल कर आता है। रीजनल इम्बैलेंस आप लोग देख सकते हो, क्योंकि रीजनल इम्बैलेंस होती है कुछ पावर में, जैसे कि साउथ एशियन कंट्रीज़ में होती है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही क्या हो गया कि यूनिवर्सल जो बाइंडिंग इंटरनेशनल लीगल रिजिम है इसकी कमी देखने को मिलता है। अगर कोई भी आपका यहाँ पे इंटरनेशनल लीगल रिजिम की बाइंडिंग हो जिसमें कि सारे मेंबर स्टेट को इनकी सारी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना हो, तो समहाउ वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सबको यहाँ पे फॉलो करना ही होगा। लेकिन यहाँ पे इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन की कमी है, लीगल यहाँ पे आपका कोई भी कानून नहीं है जिसमें कि सारे स्टेट को मानना है। तो क्या होता है कि यहाँ पे मोस्ट पावर्ड कंट्रीज़ होते हैं ना वो अपना डोमिनेंस दिखाने लगते हैं, जैसे कि चाइना ही का आप देख लो। फेडरल इशूज़ भी होती है, समटाइम्स कुछ स्टेट जो है ना वो यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री रिवर डिस्प्यूट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, और वो यहाँ पे एग्रीमेंट की जो कंक्लूजन आती है उसको डिले कर देते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर आप बात कर लो तो वो ही उन्हीं की बात कर लो कि तीस्ता एग्रीमेंट जो यहाँ पे प्रपोज किया गया था उसको बहुत ज़्यादा अपोज भी किया गया था, रोका गया था। उनकी जो यहाँ पे रिजल्ट निकलने वाली थी
तीस्ता रिवर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट है, तो उसको वेस्ट बंगाल जो है ना वो अप्रूव नहीं करी थी, क्योंकि तीस्ता रिवर जो है वेस्ट बंगाल से होकर गुजरती है। तो वेस्ट बंगाल की जो ममता दीदी है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रही थी, वो अपोज कर रही थी कि वो इस एग्रीमेंट में साइन नहीं करेगी। तो ये भी एक प्रॉब्लम निकल कर आता है। तीस्ता की अगर बात करें तो ये ऑरिजिनेट होती है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो सिक्किम में है, और उसके साथ ये वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए ये आपका बांग्लादेश में इंटर करती है। तीस्ता रिवर से रिलेटेड जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछा गया, तो देख लीजिए कि ये क्वेश्चंस यहीं से निकल कर आते हैं। ओके, अगर आप लोग बाउंड्री डिस्प्यूट देखोगे जो कि रिवर्स में, तो कुछ समटाइम्स ये बताया जाता है कि रिवर्स जो है ना वो भी यहाँ पे बाउंड्री आपका जो है बताते हैं, यानी कि दो नेशन के बीच में अगर कोई रिवर यहाँ से बह रही है तो उसको यहाँ पे बाउंड्री बता दिया जाता है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंज अगर हम लोग देखें, यानी कि रिवर की यहाँ पे जो आपकी कोर्स है वो यहाँ पहले थी फिर यहाँ हो गई, तो यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग देखिए कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो है आप लोग देखते हो कि सगौली ट्रीटी हुई थी, वो भी यहाँ पे 1816 में। तो ये जो रिवर आपका ट्रीटी हुआ था सगौली ट्रीटी, तो उस समय की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बीच में और नेपाल के बीच में, तो वो अपने बाउंड्री को जो है ना डेलिमिनेट किए थे, डीलिमिटेट किए थे, सॉरी वही मुझे लगा कि ये क्या है, डीलिमिटेट किए थे किससे, तो महाकाली रिवर से। तो महाकाली रिवर है इस साइड यहाँ पे बताया जाता है कि ये नेपाल है, और इस साइड बताया जाता है कि हमारा इंडिया है, और उत्तराखंड वाला यहाँ पे पार्ट है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है काली रिवर को लेकर। हम लोग यहाँ पे 370 आर्टिकल्स को हटाए थे, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे इंडिया ने न्यू मैप लेकर आया था, जहाँ पे हम लोग काली रिवर को अपने टेरिटरी पे दिखाए थे। तो फिर उसके बाद जो है नेपाल वाले चढ़ गए। नेपाल वाले को आप लोग को पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। अभी जो हमारी इंडिया नेपाल के रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में हो चुकी है। तो यही एक चीज़ बताया जा रहा है कि बाउंड्री डिस्प्यूट निकल कर आता है रिवर से, जो आज के डेट में भी आप लोग देख सकते हो। लैक ऑफ डेटा शेयरिंग है, क्योंकि कंट्रीज़ जो यहाँ पे क्रिएट होती है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न निकल कर आता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वाटर गवर्नेंस का। चाइना का ही आप बात कर लो तो वो यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो वाटर है उससे वो शेयर नहीं करती है डेटा, और लोअर जो राइपेरियन स्टेट है उनसे इस तरीके का जो यहाँ पे उनका जो अपना ब्रह्मपुत्र रिवर का जो डेटा है उसको वो शेयर नहीं करती कि उनके यहाँ कितने जो है कितना वहाँ पे उनका वाटर है और वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी डेटाज जो है वो यहाँ पे शो नहीं करते हैं। अप्रोच बताया जा रहा है कि क्या क्या अप्रोच हम लोग को लेना चाहिए, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए। ऑब्वियस है कि यहाँ पे सारे जो आपका ट्रांस हिमालयन और राइपेरियन कंट्री हैं वो एक साथ आए और साथ ही साथ एक वाटर गवर्नेंस सिस्टम को अडॉप्ट करें जो कि मिनिमम इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल पर डिपेंड हो। साथ ही यहाँ पे जो नेचर है उस पर डिपेंड होना चाहिए। ट्रांस बाउंड्री रिवर को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रिंसिपल होना चाहिए इक्वल का, इक्विटेबल का और रिजनेबल का, जो कि ह्यूमन राइट्स पे के साथ यहाँ पे अप्लाइड होना चाहिए, इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस के साथ यहाँ पे अप्लाइड होना चाहिए। साथ ही जो प्रॉपर स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन है उसको भी इंश्योर करना चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है लोकल यूजर्स का उसको इंश्योर करना चाहिए, और सारे वाटर कमीशन जो है उनके पास एक मिनिमम नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लोकल कमिटी से, जैसे कि यहाँ पे ट्रांस नेशनल लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म हो। साथ ही साथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, डेटा अवेलेबल होना चाहिए, उसके साथ ट्रांसपेरेंसी हो। तो ट्रांसपेरेंसी से क्या होगा कि यहाँ पे शेयर्ड बेनिफिट हो पाएगी, जो वाटर की कितनी अवेलेबिलिटी है ये पता चल पाएगा, वाटर पीस रहेगा ना कि वाटर वॉर रहेगा। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड यहाँ पे मैकेनिज्म होनी चाहिए, एक मल्टीलैटरल मैकेनिज्म को क्रिएट करना चाहिए, वो भी सारे यहाँ पे कोर राइपेरियन कंट्रीज़ में बेसिस में, जहाँ पे ये आपको जो है एक प्रोपोर्शनेट पावर होनी चाहिए। आइडली जो बॉडी है ना उनको यहाँ पे ट्रांस बाउंड्री लेजिस्लेटिव पावर होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये बॉडी को भी इलेक्टेड होनी चाहिए और रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए। कुछ अगर हम लोग इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर ले वो भी वाटर को लेकर, तो बर्निल रूल्स ऑन वाटर रिसोर्सेज है, यानी कि यहाँ पे आप लोग देखोगे जो हेलसिंकी रूल्स है उन्हीं को रिविजन्स किया गया है, साथ ही यहाँ रिवाइज किया गया है। साथ ही यहाँ पे अदर इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन रूल्स है कि किस तरीके से इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। सेकेंड है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द नॉन नॉविगेशनल यूज़ ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्सेज 1997। तो यहाँ पे क्या है कि प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मैनेजमेंट जो भी यहाँ पे वाटर कोर्स से रिलेटेड है वो सारी चीज़ों को देखा जाएगा। साथ ही ट्रीटी फॉर अमेजोन को ऑपरेशन इन 1978, तो यहाँ पे साइन किया गया है एक शेयरिंग जो कि साउथ अमेरिका के साथ है। तो साउथ अमेरिका में किसके किसके बीच में, तो बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला में भी। ओके, उसके बाद मेकॉन्ग रिवर कमीशन है, तो ये एक आपका मेजर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट है एशिया में, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मेकॉन्ग रिवर का हो उसी पे ऊपर ये बनाया गया है। 1995 में ये आपका साइन किया गया था थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के द्वारा। तो ये कुछ आपकी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है जिसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब आप लोग देख सकते हो
ये आर्टिकल यहाँ पे बहुत अच्छी है कि रिवर वाटर कॉर्पोरेशन, आप देखो कि इंडिया और इंडिया के नेबर कंट्रीज़ में कौन कौन सी यहाँ पे है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि हमारा प्यारा पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी हम लोग साइन किए हैं 1960 में, ये ज़ीरो यहाँ पे छूट गया है। साथ ही ये एग्रीमेंट है जिसमें कि हम लोग इंडस वाटर को, जो इंडस वाटर में जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करते हैं। मेनली इंडस वाटर की आप ट्रीटी देखोगे तो टोटल 6 है, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर लिए हैं, यानी कि ICJ, यानी कि आप लोग देखो कि इंडस, झेलम और आपका चेनाब जो है ये पाकिस्तान को दे दिया गया है। साथ ही यहाँ पे SBR, इट मीन्स कि सतलज, बीज और रावी रिवर ये इंडिया के पास है। ओके, वहीं सेकंड अगर हम लोग बांग्लादेश के साथ देखें तो इंडो बांग्लादेश जॉइंट रिवर कमीशन है, ये आपका 1972 में बनाया गया था। और किसके द्वारा? तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के द्वारा, कॉपरेशन एंड पीस है, ये इस्टेब्लिश किया गया है एक व्यू को देखते हुए कि कैसे यहाँ पे जो है इंश्योर करना है, एक इफेक्टिव जॉइंट ऑर्डर लेकर आना है, जिससे कि यहाँ पे जो कॉमन रिवर सिस्टम है उसको यहाँ पे हम लोग इसका बेनिफिट मैक्सिमाइज कर सके, इसकी बेनिफिट। तो आप लोगों को पता है कि तीस्ता रिवर इज़ वन ऑफ देम। थर्ड यहाँ पे है गंगा ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो ये भी आपका एक एग्रीमेंट है जिसमें फरक्का बैरेज बनाने की बात की जा रही थी इस रिवर में, तो उसी को लेकर ये ट्रीटी साइन हुई है। फिर है कोशी एग्रीमेंट, गंडक एग्रीमेंट, तनाकपुर बैरेज एग्रीमेंट, महाकाली ट्रीटी 1996 की। तो ये सारी ट्रीटीज़ जो साइन की गई है ये इंडिया और नेपाल के साथ साइन की गई है। देखिए ये वाली जो आपकी यहाँ पे पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिया नेपाल अभी काफ़ी जो है वॉर सिचुएशन में आ चुकी है, तो हम लोग रिवर वाटर डिस्प्यूट में तो है ही। तो आप लोग को और भी याद रखना होगा कि इंडिया और नेपाल के साथ कौन कौन सी यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुई है। तो ये सारी एग्रीमेंट जो है डिफरेंट यहाँ पे विड्रॉवल राइट्स प्रोवाइड करी है, कैसे यहाँ पे हाइड्रो पावर एनर्जी का कंस्ट्रक्शन और शेयरिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही है। इंडिया भूटान आप एग्रीमेंट देखोगे तो जो कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, ये मेजर सक्सेस स्टोरी है ट्रांस बाउंड्री रिवर वाटर एग्रीमेंट। वैसे भी हमारा बहुत ही प्यारा ये दोस्त है भूटान, हमेशा हमारे साथ ही खड़ा होता है। चाइना भी बहुत ये नेपाल भी बहुत अच्छा दोस्त था, बट अभी चाइना के इन्फ्लुएंस में आके ना ये भी बर्बाद हो गया थोड़ा। लेकिन देखिए जब आँख खुलेगी तो समझ में आएगा कि कौन असली दोस्त होता है। समटाइम्स इन्फ्लुएंसिव वर्ड्स में हम लोग भी यहाँ पे फंस जाते हैं किसी लोग के चंगुल में, लेकिन राइट टाइम में राइट चीज़ें पता चल जाता है। तो भूटान जो है ना, भूटान के साथ आप लोग देखोगे कि हमारी जो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट है वो काफ़ी सक्सेस स्टोरी रही है। इंडिया और भूटान आप देखोगे कि एक चुका डैम यहाँ पे आपका वांगचू रिवर में बनाना था, तो यहाँ पे हेल्प किया जाएगा भूटान में, जिसमें कि वो लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करेंगे और एक्सेस जो होगा ना वो यहाँ पे इंडिया को सोल्ड करेंगे, तो इससे जो है फाइनेंस इंप्रूव हो पाएगा। इंडिया चाइना वाटर डेटा शेयरिंग आप देखोगे तो 2006 में इंडिया और चाइना जो है इस पैक्ट को साइन किए थे, जिसमें कि चाइना जो है ना वो यहाँ पे शेयर करते हैं हाइड्रोलॉजिकल डेटा, वो भी मई 2015 से लेकर अक्टूबर 2015 हर एक साल, वो भी ब्रह्मपुत्र और सतलज रिवर का। दोनों साइड आप देखोगे कि एग्रीमेंट को रिनॉन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि 2013 में साइन किया गया, फिर उसके बाद 2015 में साइन किया गया। तो इसके लिए आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए एक अच्छा खासा मैप दिया गया है, थोड़ा जूम करती हूँ आप लोग देखोगे। ये है इंडिया, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। इसमें से आप लोग देख लो कि ये इंडस रिवर और झेलम ये है पाकिस्तान के पास, रवि, बीज और सतलज ये है इंडिया के पास, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख लो कि ये सांगपो है, और फिर यही आपकी जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है हमारे यहाँ इंटर करती है, ये आपका तिब्बत में ओरिजिनेट होता है। इंडस भी आपकी तिब्बत में ही ओरिजिनेट होती है और इस तरीके से फ्लो होती है। फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये गंगा रिवर है, यहाँ पे गंगा है, ये घाघर है, ये गंडक है, तो ये सारी रिवर में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होती है, जिससे कि इस तरीके का आपका एग्रीमेंट किया जाता है। ओके, सो गाइज हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकॉनमी, और इकॉनमी में भी हम लोग देखेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अगर आपको ये लेसन अच्छी दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। प्रीवियस लेसन देखने के लिए या और भी लेसन देखने के लिए आपको बस मेरे प्लेलिस्ट में आकर आप लोग को चेकआउट करनी है। इस PDF को मैंने मिस नहीं होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।